गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसे कि स्क्रीन पे आप देख रहे हो कि इस लेक्चर की क्या इंपॉर्टेंस रहेगी। ये लेक्चर है जम्मू कश्मीर के लिए, जो भी केएस का एग्ज़ाम होने वाला है और फॉर अदर एग्ज़ाम के लिए, जैसे कांस्टेबल का जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसके लिए आपकी जो एनसीईआरटी है, जहाँ पॉलिटी लक्ष्य का आता है, उसको थोड़ा सा कंसाइज करके जहाँ पे मैं अभी समझाऊंगा। तो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। लेक्चर में क्या क्या चीज़ें हमें देखनी है। जैसे कि पहला क्वेश्चन जो स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई दे रहा है, इस क्वेश्चन को देखिए और इस क्वेश्चन में क्या बातें बोली जा रही हैं उसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, विद रेफरेंस टू द पंचायती राज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। और आपके पास दो स्टेटमेंटें हैं। पहली स्टेटमेंट पे बोला जा रहा है कि जो मिनिमम एज प्रिस्क्राइब करनी चाहिए पर्सन के लिए, एक पंचायत का मेंबर बनने के लिए, वो 25 साल होनी चाहिए। क्योंकि आजकल पेपर का पैटर्न थोड़ा सा टफ है, तो उसमें स्टेटमेंट बेस्ड जो क्वेश्चन है वो बन के रहते हैं। पहले जो होता था वो सीधे 4 ऑप्शन आते थे और आप टिक कर सकते थे, लेकिन अभी नहीं है। अभी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। दूसरा ऑप्शन जो आपको दिया गया है वो दिया गया है कि अब पंचायत रिकॉन्स्टिट्यूट आफ्टर प्रीमेचर डिसोल्यूशन कंटिन्यू ओनली फॉर द रिमाइंडर ऑफ द पीरियड। तो देखो, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं, सबसे पहले आपको याद रखना है, बड़े सारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन में बोलूँगा, कॉपी पे नोट करोगे तो तभी अच्छा लगेगा आपको। पंचायत का मेंबर बनने के लिए जो मिनिमम एज होनी चाहिए वो 21 ईयर होनी चाहिए। और जो डिज़ोल्व की बात करें तो विद इन 3 साल के अंदर वो डिज़ोल्व हो सकती है। और कई बार क्वेश्चन एग्जाम में रहता है कि जो विलेज पंचायत एक स्टेट के लिए कॉन्स्टिट्यूट होनी चाहिए वो कौन से आर्टिकल के अंडर आता है। तो ध्यान रखें, आर्टिकल नंबर 40 के अंडर में आता है। उसके बाद पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की बात करें, आपसे कोई पूछे कि इसमें टोटल कितने सब्जेक्ट हैं, टोटल है 29 सब्जेक्ट। ये कौन सा अमेंडमेंट हुआ था जिसके थ्रू आपको पंचायत देखने को मिलता है, वो अमेंडमेंट था 73rd अमेंडमेंट 1992। इम्प्लीमेंट कब हुआ था? 1993 में। और आर्टिकल 243 ए से लेके ओ के अंडर जे आता है। पार्ट कोई पूछे तो पार्ट कौन सा है? पार्ट 9 के अंडर में ये चीज़ें डिस्कस की गई हैं। ठीक है। और शेड्यूल कोई पूछे तो शेड्यूल है 11 शेड्यूल है। 11 शेड्यूल में इसको इंक्लूड करके रखा हुआ है। और अदर इन्फॉर्मेशन की बात करें, जो और इन्फॉर्मेशन है उसकी बात करें तो वो क्या क्या है, बड़े ध्यान से सुनिए अगर यहाँ पे। तो देखो, जो वोटिंग एज है ना वो है 18 साल, लेकिन ये आर्टिकल नंबर आता है 326 के अंडर में, जिसमें आपने पढ़ के रखा है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। अभी एज की बात करें, विधानसभा के लिए, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए, लोकसभा के लिए जो एज का क्राइटेरिया वो 25 साल है, ध्यान रखना है। और विधान परिषद के लिए, राज्यसभा के लिए जो एज पूछेंगे वो है 30 साल। ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। और बात करें प्रेसिडेंट के लिए, वाइस प्रेसिडेंट के लिए और गवर्नर की एज कोई पूछे तो वो है 30 साल। ये डेटा भी आपको पता होना चाहिए। प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर की एज का जो क्राइटेरिया वो 35 साल है, 35 साल। किसके लिए? प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और गवर्नर। तो जाने कि इस क्वेश्चन की बात करें, जो क्वेश्चन पूछा गया था, इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा आपके पास बी पार्ट, यानी कि ओनली 2। पहला वाला गलत हो गया, क्यों? क्योंकि उसमें 21 ईयर मैंने आप लोगों को अभी बताया कि 21 साल की बात की गई थी। तो एक क्वेश्चन में जो आपको मल्टीपल इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बताई हुई है। आगे बात करें हम नेक्स्ट क्वेश्चन में, कहता है कौन सा फंडामेंटल राइट अकॉर्डिंग टू द भीमराव अंबेडकर हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसको बोला गया है। और ऑप्शन आपके सामने है, राइट टू फ्रीडम को बोला, इक्वालिटी को बोला, जहाँ रेमेडी को बोला या स्पीच को बोला। तो इसकी बात करें अगर हम जहाँ पे, तो ध्यान रखना हमने, हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें वो भीमराव अंबेडकर के द्वारा बोला गया है आर्टिकल नंबर 32 में। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में कोई जा सकता है, अगर आपके फंडामेंटल राइट का कहीं वायलेशन हो रहा है तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो अंडर आर्टिकल 32, ध्यान रखना है। और हाई कोर्ट जा सकते हो अंडर आर्टिकल 226, जे इसके लिए इंपॉर्टेंट है। फंडामेंटल राइट की वायलेशन के लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो आपके लिए हेल्प करेगा वो फंडामेंटल राइट के लिए भी और लीगल राइट के लिए भी। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ फंडामेंटल राइट की वायलेशन के लिए आप वहाँ भी जा सकते हो। और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी की अगर बात करें, आर्टिकल 32 में जो रिट जारी करता है
जी जो रिट मैंने बोला जी कहाँ से लिया गया है, जी जो कंसेप्ट है ब्रिटेन से लिया गया है, ध्यान रखना है ब्रिटेन से इसको लिया गया है, ब्रिटेन से। इसमें हमारे पास कुछ अलग अलग तरह की रिट देखने को मिलती हैं। जैसे कि रिट की बात करें वो कौन कौन सी रिट देखने को मिलती हैं, तो रिट की बात करें, पहली रिट है आपके हैबियस कॉर्पस। हैबियस कॉर्पस पहली आपकी रिट है। तो हैबियस कॉर्पस में क्या बोला गया है, ध्यान के पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। हैबियस कॉर्पस इसका मतलब होता है टू हैव अ बॉडी, यानी कि कोई ज़बरदस्ती आपसे कोई काम करवा रहा है तो तब आप क्या कर सकते हो, इस रिट को जारी कर सकते हो, तो इसकी हेल्प ले सकते हो और उस पर्सन को मैजिस्ट्रेट के सामने विद इन आवर जो टाइम पीरियड होगा वो पेश करना ही पड़ेगा। एक होता है मैंडमस। मैंडमस बोलते हैं टू एक्टिवेट, यानी कि कोई सरकारी ऑफिसर है अगर वो प्रॉपर तरीके से कोई काम अपना नहीं कर रहा है तो जो रिट जारी की जाती है उसको कहते हैं मैंडमस। प्रोहिबिशन की बात करें, प्रोहिबिशन जो रिट होती है उसका क्या काम होता है कि चलता हुआ केस, लोअर कोर्ट का चलता हुआ केस बड़ा कोर्ट अपने हाथ में ले सकता है अगर उससे वो हैंडल नहीं हो रहा है, जैसे कि वो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के केस को अपनी तरफ ले रहा है। एक होता है सैरिशरी, स्पेलिंग इसके आगे क्वेश्चन आ जाएगा, मैं वहाँ पे आपको बता दूंगा ये। इस रिट का मतलब होता है कि बड़ा कोर्ट छोटे कोर्ट के केस को कैंसिल कर सकता है, इतनी पावर होती है कैंसिल करना। और एक रिट जो होती है वो रिट होती है क्यू वरंटो। क्यू वरंटो, क्यू वरंटो का मतलब होता है वाई वट अथॉरिटी, यानी कि सपोज करो आपकी जॉब किसी और को मिल गई है तो आप इस रिट का जारी इशू कर सकते हो कि आपको किस अथॉरिटी पे ये जॉब मिली हुई है, ये रिट उसके अगेंस्ट। क्लियर। बाकी और बातें करें जैसे कि सोल ऑफ द, इधर क्वेश्चन था हर्ट एंड सोल, आपको पेपर वाला अगर पूछता सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पूछता अगर वो सिर्फ, तब आप क्या बोलते, उस टाइम आपने बोलना था सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रेम्बल को बोला जाता है। ये किसने बोला था, ठाकुर दास भार्गव ने बोला था, ठाकुर दास भार्गव। इसको होरोस्कोप भी बोलते हैं प्रेम्बल को। होरोस्कोप प्रेम्बल को किसने बोला है, के एम मुंशी ने बोला है, के एम मुंशी। आइडेंटिटी कार्ड प्रेम्बल को किसने बोला है, आइडेंटिटी कार्ड, तो वो बोला है एन के पालकी वाला ने, एन के पालकी वाला ने बोला है। बाकी राइट टू फ्रीडम की बात करें, आर्टिकल 19 से 22 के बीच आते हैं। राइट टू इक्वलिटी की बात करें, आर्टिकल 14 से 18 के बीच में आते हैं। तो ये चीज़ें आपने ध्यान रखनी है। और जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, इस क्वेश्चन का आंसर सी पार्ट है, रेमेडी की। देखो आगे जो क्वेश्चन दिया गया आपको, इस क्वेश्चन की बात करें, मैच ऑफ द फॉलोइंग है। मैच ऑफ द फॉलोइंग में क्वेश्चन बोला गया कि इंडिया की जो मेंबरशिप थी कॉमनवेल्थ में, कब इनके द्वारा ये ली गई थी। नेशनल फ्लैग कब देखने को मिला, नेशनल एंथम की बात करें, पॉलिटी अगर आपने डिटेल में पढ़ी हो तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। सबसे पहले बात करें इंडिया के मेंबरशिप में कॉमनवेल्थ की, अगर बात करें जो ये डेट है वो डेट याद रखनी है। इसके हेडक्वार्टर तो लंदन में है, वट इसकी जो डेट है 1949 इसकी डेट है, ठीक है। नेहरू जी ने कहा था कि हम भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं। नेशनल फ्लैग की बात करें 22 जुलाई 1947 इसकी डेट है। एंथम की बात करें जे 1950 और सॉन्ग की बात करें जे 1950। तो जाने कि आपके क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा यहाँ पे 4321, 4321 बी पार्ट। आगे क्वेश्चन जो आपके सामने है स्क्रीन पे वो क्या कह रहा है कि ऐसा कौन सा वर्ड प्रेम्बल में 42nd अमेंडमेंट करके ऐड नहीं हुआ था, ऐड नहीं हुआ था ये कह रहा है। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, प्रेम्बल को पहले हम ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के नाम से जानते हैं, जिसका ड्राफ्ट जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रिपेयर किया गया था, 13 दिसंबर 1946 में प्रिपेयर किया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। इसमें 3 वर्ड ऐड हुए थे। एक वर्ड था सोशलिस्ट, कौन कौन से वर्ड थे, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। लिबर्टी वर्ड इसमें नहीं था, तो आंसर बनेगा ए पार्ट लिबर्टी। पहले प्रेम्बल में अगर बात करें शुरू में कौन कौन से वर्ड हुआ करते थे, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। इसमें और प्रेम्बल में कोई पूछे जो जस्टिस लिखा गया है वो कितनी तरह की प्रोवाइड की जाती है, जस्टिस 3 तरह की प्रोवाइड की जाती है। किस लेवल पे, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल। सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, SCP से याद रखें, पेपर में क्वेश्चन पूछते हैं ऐसे। लिबर्टी 5 तरह की, कौन कौन सी,
थॉट की, एक्सप्रेशन की, बिलीफ की, फेथ की, वर्शिप की। थॉट की, एक्सप्रेशन की, बिलीफ की, फेथ एंड वर्शिप, इस तरह से लिबर्टी 5। और इक्वलिटी आपको दो लेवल पे देखने को मिलती है, स्टेटस के लेवल पे और अपॉर्चुनिटी के लेवल पे आपको इक्वलिटी देखने को मिलती है। और उस प्रेम्बल में फ्रैटर्निटी लिखा गया है। एसआई के पेपर में क्वेश्चन आया था, फ्रैटर्निटी यानी कि ब्रदरहुड, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन की बात करता है, डिग्निटी। और इसको जो अडॉप्ट किया गया था प्रेम्बल को, वो कब अडॉप्ट किया, 26 नवंबर 1949। ये डेट आपने याद रखनी है, जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल डे के नाम से इसको सेलिब्रेट करते हैं। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ए पार्ट, जी आपका क्वेश्चन था ये। कहता गवर्नमेंट इज अ सिस्टम विच गवर्न द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द, क्या ऑर्गेनाइजेशन, सोसाइटी, यूनाइटेड नेशन, स्टेट या लेजिस्लेचर, तो इसका आएगा स्टेट। कौन सी डेट जो पहली मीटिंग थी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की आपको देखने को मिलती है, 9 दिसंबर 1946 जी थी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की मीटिंग। इसमें कोई पूछे आपको कि कॉन्स्टिट्यूशन के जो एडवाइज़र थे वो कौन थे, बी एन राव, ये एडवाइज़र थे, बी एन राव इनका नाम है। और जो इसका आइडिया था वो किसने दिया था असेंबली का, वो दिया था 1934 में एम एन रॉय के द्वारा ये आइडिया दिया गया था, ये भी आप याद रखोगे। उस टाइम वाइस प्रेसिडेंट जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के बनाए गए थे, दैट वाज एच सी मुखर्जी थे, वो एच सी मुखर्जी, ये याद रखिएगा। With reference to various welfare program and their implementation year, which of the following is not correctly match? तो देखो कुछ जहाँ पे डेट लिखी गई है कि इंटीग्रेटी रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये बिल्कुल ठीक डेट है। तो उसके बाद बात करें यहाँ पे हम, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम 1978 है, ये गलत लिखा हुआ है, 77 वाला, यहाँ 78 है। बाकी जवाहर रोजगार योजना अगर पेपर में आए तो 1989 इधर लिखा नहीं गया है, तो बट याद रखना अब, क्योंकि ऐसे भी आ सकता है, बाकी बिल्कुल ठीक है। और नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटीड प्रोग्राम, इसकी डेट पूछ लेता तो 2006, बाकी जहाँ से नोट कर लेना, और बाकी जो नहीं थे वो मैंने आपको बता दिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिकॉर्डिंग द प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये किसके ऊपर बेस्ड है, ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के ऊपर बेस्ड है। जैसे कि इसके स्टार्टिंग वर्ड वी द पीपल ये लिखे गए हैं, ठीक है। उसके बाद और क्या क्या लिखा गया है, ये अगर इनकी बात करें प्रेम्बल के स्टार्टिंग वर्ड वी द पीपल, ये जो वर्ड है ना वी द पीपल, आपसे पेपर में पूछ लें कि ये कहाँ से लिए गए हैं वी द पीपल, ये लिए गए हैं अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। फ्रेंच से क्या लिया गया है, फ्रेंच से 3 वर्ड लिए गए हैं, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रैटर्निटी, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रैटर्निटी, ये 3 वर्ड लिए गए हैं। क्वेश्चन के आंसर की बात करें सी पार्ट, 1 और 4 बिल्कुल ठीक है। 1 देख सकते हो क्या लिखा गया है, और 4 देख सकते हो क्या लिखा हुआ है। दूसरा गलत क्यों है, क्योंकि इसका फ्रेंच से लिए गया नहीं, अमेरिका से लिए गया है। फ्रेंच से क्या लिया गया है, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रैटर्निटी। 1 और 4 बिल्कुल ठीक है। तीसरा भी गलत लिया गया यहाँ पे, तो ये थोड़ा याद रखना। विद रेफरेंस टू रिसेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच, कौन सा करेक्टली मैच करा है, अमेंडमेंट की बात करा है। कहता है 101 अमेंडमेंट 2017, 17 तो एक्सटेंशन ऑफ द डेडलाइन ऑफ द रिजर्वेशन की बात नहीं करता है। 2016 जो था ना, वो बात करता था किसकी, जीएसटी की बात करता है वो, जीएसटी। जीएसटी में बात करें, जीएसटी में क्या क्या है, इसको इम्प्लीमेंट किया गया था, गुड्स सर्विस टैक्स। 102 अमेंडमेंट जो था, ये 2 अमेंडमेंट किसके लिए था, ये इसमें अगर बात करें आर्टिकल 338 बी, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस की बात करता है। 103 की बात करें, ये 10% रिजर्वेशन जो वीकर सेक्शन के लिए ये बात करता है उसकी, कौन सा 103, तो यानी कि आंसर क्या बनेगा, सी पार्ट। एट प्रेजेंट हाउ मैनी डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी आर देयर इन पार्लियामेंट, पढ़ा होगा आपने, 20, 22, 25, 24 कितनी है वो, तो देखो आंसर तो उसका 24 है, तो थोड़ा इसको देख लेते हैं वो कितनी है। सुनिए, डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी ये जो बनी थी ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ किसकी, रूल कमेटी ऑफ द लोकसभा। 17 डिपार्टमेंट रिलेटेड टू स्टैंडिंग कमेटी, इनको सेटअप किया गया था पार्लियामेंट में 1993 में।
2004 में क्या हुआ, 7 और ऐड किए गए और इनकी जो स्ट्रेंथ थी वो 17 से लेके 24 तक इंक्रीज़ कर दी गई, जिसमें से 24 में से टोटल 24 में से 8 काम कर रही थी राज्यसभा के लिए और उसमें से 16 काम कर रही थी लोकसभा के अंदर। ठीक है, लोकसभा के अंदर 8 काम कर रही थी, राज्यसभा के अंदर टोटल कितनी थी, 24। ऐसे इस क्वेश्चन का आंसर बना था 24 ही। रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सी स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट लगती है आपको, 2 स्टेटमेंट आपको दी गई हैं। तो देखो, एक कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि गवर्नमेंट प्राइमरी जॉब इज़ टू टेक केयर ऑफ द पीपल एंड मेक श्योर दैट एवरीवन हैज़ एक्सेस टू हेल्थ केयर। गवर्नमेंट कांट यूज़ द मनी पीपल पे टैक्सेस टू बिल्ड पब्लिक फैसिलिटी, ये बोल रहा है यहाँ पे। तो देखो, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा, आप समझ गए होंगे क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बनना है, यानी कि ए पार्ट ओनली 1। ये थोड़ी है कि गवर्नमेंट आपके मनी का यूज़ नहीं कर सकती, भाई टैक्स तो लेती है ना, अगर वो टैक्स लेती है तो जी जहाँ पे कैन आना था, कैन नॉट नहीं आना था, तो तभी दूसरा गलत हुआ। आगे बात करें विद रेफरेंस टू द लेजिस्लेटिव असेंबली, कौन सी स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है। कहता है कि मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली जो रिप्रेजेंट करता है पीपल इन द स्टेट। देखो, लेजिस्लेटिव असेंबली जिसको आप एमएलए, जो पीपल इन द स्टेट, पहली स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। और एवरी स्टेट इन इंडिया हैज़ अ लेजिस्लेटिव असेंबली, जहाँ तक कि जो यूटी हैं, दिल्ली और पुडुचेरी की बात करें, उसकी भी लेजिस्लेटिव असेंबली है। विधान परिषद की बात करें, ठीक है, जो एक परमानेंट हाउस जिनको बोलते हो, इनको क्रिएट और एबॉलिश कर सकते हो अंडर आर्टिकल 169। तो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात करें और कहाँ देखने मिलती है, कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, यूपी, ये कुछ स्टेटें हैं तो देखने को मिलती है। तो आंसर आपका बी पार्ट, दोनों को दोनों बिल्कुल क्या है, ठीक है। लैंग्वेज पे क्वेश्चन आ गया, कहता है इसमें से 8th शेड्यूल के अकॉर्डिंग कौन सा पार्ट नहीं है, वोडो, राजस्थानी, मैथिली, कश्मीरी, कौन सा नहीं है पार्ट, डी पार्ट 1, 3, 4, यानी कि राजस्थानी नहीं है। देखो, 8वें शेड्यूल के अकॉर्डिंग, 8वें शेड्यूल की बात करें, 14 लैंग्वेज है शुरू में, बाद में जिस स्ट्रेंथ 22 तक इंक्रीज़ हो गई, जी याद रखें। उसके बाद 21st अमेंडमेंट हुआ 1967 में, क्या हुआ, सिंधी को ऐड किया गया, कौन सी लैंग्वेज, सिंधी को ऐड किया गया। उसके बाद फिर अमेंडमेंट हुआ 71 अमेंडमेंट हुआ 1992, 3 लैंग्वेज ऐड हुई, कॉमन याद रखो, इसका नाम है कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। 92nd अमेंडमेंट हुआ 2003, कुछ लैंग्वेज ऐड हुई 4, बर्मस, इसका मतलब बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, वोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, जी जो लैंग्वेजेस हैं ऐड हुई थी। लैंग्वेज का क्वेश्चन पेपर में आता है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है बड़ा। गिवन बिलो द आर टू स्टेटमेंट, कहता है असर्शन और रीजनिंग का क्वेश्चन है। कहता है डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा जो थे, ये पहले टेम्परेरी चेयरमैन थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। दूसरा कहता है इसका रीज़न, जो आइडिया दिया गया था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का 1931 में एम एन रॉय के द्वारा दिया गया था, नहीं अभी पढ़ाया मैंने, 1934 में दिया गया था ये, यानी कि जी जहाँ से क्या हुआ, गलत हुआ। तो बोथ नहीं, ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स, आर इज़ फॉल्स, ये जहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनना था यहाँ पे। नेक्स्ट, फॉर विच कंट्री डिड इंडिया अडॉप्ट द कंसेप्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटी, कौन सी कंट्री से फंडामेंटल ड्यूटी का कंसेप्ट अडॉप्ट किया गया है। फंडामेंटल ड्यूटी का कंसेप्ट कहाँ से अडॉप्ट किया गया है, तो फंडामेंटल ड्यूटी जो है ये रशिया से ली गई है, यानी कि यूएसएसआर, रशिया। 42nd अमेंडमेंट 1976, 42nd अमेंडमेंट 1976, इसके द्वारा 11 फंडामेंटल ड्यूटी, पहले 10 थी, ये 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी जो ऐड हुई थी, एक अमेंडमेंट हुआ था 86 अमेंडमेंट 2002, ध्यान रखना 86 अमेंडमेंट 2002। पेरेंट्स की ड्यूटी रहेगी 6 से 14 साल के बच्चे को क्या देना, एजुकेशन प्रोवाइड करना, 6 से 14 साल के बच्चे के लिए। और फंडामेंटल ड्यूटी कभी भी इन्फोर्सेबल नहीं होती, जस्टिसेबल नेचर की नहीं होती, ये ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट है, जो फंडामेंटल राइट आपके होते हैं। मूव ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन, बी पार्ट, रशिया। विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल डील विद द सीट इन राज्यसभा,
राज्यसभा की बात करें। पिछले क्वेश्चन की अगर इन्फॉर्मेशन थोड़ी और बताऊं मैं, पिछले क्वेश्चन की अगर उसमें थोड़ा और अगर पूछते, DPSB आयरलैंड से ली गई है और फेडरल सिस्टम विद अ स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट, जहाँ अपॉइंटमेंट करना गवर्नर का, ये जो लिए गया है कनाडा से लिए गया है। कॉन्करेंट लिस्ट ऑस्ट्रेलिया से ली गई हैं। इम्पीचमेंट जो प्रेसिडेंट की जाती है वो अमेरिका से लिया गया है। वाइस प्रेसिडेंट की जुडिशियल रिव्यू की बात करें, फंडामेंटल राइट की बात करें, अमेरिका से लिए गए हैं। क्लियर। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं, सीट की बात कर रहा है राज्यसभा में जो एलोकेशन है सीट। तो देखो सबसे पहले गवर्नेंस की बात करें, शेड्यूल टोटल 12 है। जो एलोकेशन ऑफ द सीट की बात करें, जिस शेड्यूल नंबर 4 में लिखा गया है, 4। 5वें में लिखा गया है एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। 6 में लिखा गया है असम, त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर, ठीक है, इनके बारे में लिखा गया कि इनको स्पेशल रिजर्वेशन प्रोवाइड करना। 7वें शेड्यूल में लिखा गया है लिस्ट के बारे में, कौन कौन सी यूनियन, स्टेट, सेंटर, कॉन्करेंट लिस्ट, यूनियन, स्टेट, कॉन्करेंट, इनके बारे में लिखा गया है। तो ए पार्ट इसका आंसर। लोकसभा के पहले स्पीकर कौन है, अगर आपसे कोई पूछे, GV मावलंकर पहले स्पीकर हैं लोकसभा के। इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा आया हुआ क्वेश्चन पेपर में। कौन सी कंट्री ऐसी है जिसका कॉन्स्टिट्यूशन रिटर्न नहीं है, यूके की बात करें, उसका कॉन्स्टिट्यूशन रिटर्न नहीं है। तो देखो इसके थ्रू हम बात करें, अगर इसमें बता देता हूँ मैं आपको, विद रेफरेंस टू बोरो फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली मैच। देखो अमेंडमेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन की जाती है, ये जो कंसेप्ट लिया गया है साउथ अफ्रीका से लिया गया है। जुडिशल रिव्यू की बात करें, यूके से नहीं लिया गया, ये यूएस से लिया गया है। DPSP की बात करें, आयरलैंड। रिपब्लिक की बात करें, ये फ्रांस से लिया गया है, फ्रांस। तो जाने की क्वेश्चन की बात करें, कौन सा ए और सी इसमें क्या है, ए और सी करेक्टली मैच कर रहे हैं, ए और सी। जुडिशल रिव्यू भी जहाँ पे आना था अमेरिका, ठीक है, गलत हो गया। नेक्स्ट, कितनी एज होनी चाहिए लोकसभा के लिए, शुरू में मैंने पढ़ाया 25 साल, कितनी, 25 साल। ऑफिस ऑफ द गवर्नर की बात करें अगर, ये कौन से आर्टिकल में आता है, देखो 148 आर्टिकल में आता है CAG, कैग, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, जी आता है कैग। 156 में टर्म लिखा गया गवर्नर का। 159 में लिखा गया ऑथ, ठीक है, और वाई चीफ जस्टिस जो हाई कोर्ट के, इसके लिए गवर्नर के लिए, जहाँ प्रेसिडेंट ओथ दिलवाता है किसको, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को। ये इनकी बातें इसमें लिखी गई हैं। तो क्वेश्चन का आंसर बनेगा बी पार्ट। अगर हम बात करें आगे, जो 123 है ये प्रेसिडेंट के लिए और गवर्नर के लिए, 213 जो ऑर्डिनेंस प्रेजेंट किया जाता है। अ मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस इन द गवर्नमेंट कैन बी इंट्रोड्यूस, क्या लोकसभा से अगर स्टार्ट तो 50 लोगों की नीड होगी। अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास नहीं हो तो PM, यानी कि नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर पास हो जाए तो PM और उनके जो काउंसिलर मिनिस्टर होते हैं उनको रिज़ाइन करना पड़ता है। इसमें जो मेजॉरिटी चाहिए वो 50% +1 की चाहिए, ठीक है, ये एक रनिंग गवर्नमेंट में देखने को मिलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग मैटर द पावर एंड स्टेटस ऑफ द राज्यसभा इज इक्वल टू दैट ऑफ द लोकसभा, किसमें देखने को मिलता है आपको, क्या क्रिएशन ऑफ न्यू ऑल इंडियन बोर्ड ऑन डिमांड, अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखो अमेंडमेंट मैंने अभी बताया 368 साउथ अफ्रीका से लिए गया, पार्ट 20 में आता है। वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करना हो, बिल स्टार्ट होता है राज्यसभा से, ये ध्यान रखें। तो क्वेश्चन का आंसर बने डी पार्ट, अमेंडिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेशन ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट, इंडियन पार्लियामेंट का कौन सा सेशन नहीं है। तो सेशन की बात जब आती है तो मैंने बोला BMW को याद रखना है। BMW में कौन आता है, BMW। तो BMW में आता है बजट सेशन, फरवरी से लेकर मई तक, ये आता है जुलाई से लेकर सितंबर तक। ये आता है हमारे पास जो विंटर सेशन है, ये आता है नवंबर टू दिसंबर। सबसे बड़ा सेशन आपसे कोई पूछो कौन सा होता है, वो होता है बजट सेशन। तो ये चीज़ें आपको देखना, मानसून सेशन नहीं, समर सेशन देखने को नहीं मिलता आपको। बाई वट नेम इज़ द बजट आल्सो नोन एज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन।
तो बजट को हम एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं अंडर आर्टिकल 112 के तहत। विच ऑफ द फॉलोइंग फेडरल पॉलिटी इन इंडिया, कुछ एक्ट की बात कर रहा है, ठीक है। तो यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ये था, जिससे पावरों को डिवाइड करके रखा था। इसे न्यू एक्ट ऑफ द स्लेवरी भी बोला गया था जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। जो आइडिया है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का पहली टाइम 1934 में एम एन राय के द्वारा दिया गया था, अभी पढ़ाया मैंने। इन विच ईयर इंडियन नेशनल कांग्रेस पहले टाइम डिमांड की गई थी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की, तो वो आपको मैंने बताया कब की गई थी, 35 वाले एक्ट में। मैच करना है, मैच में क्या क्या दिया गया आपको, यूनियन पावर। देखो इसमें बात करें यूनियन पावर कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट कमेटी की बात करें, इसके हेड नेहरू जी थे। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी की बात करें, पटेल थे। ड्राफ्टिंग कमेटी के भीमराव अंबेडकर और रूल ऑफ प्रोसीजर एंड स्टीयरिंग की डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो बाकी अपने हिसाब से हमने आंसर लगा लेना है, बी पार्ट। किसी को पीडीएफ चाहिए हो तो मुझे मैसेज कर देना इसकी। वर्ड पीडीएफ में डिटेल नहीं मिलेगा, डिटेल आपको वीडियो में जो मैं पढ़ा रहा हूँ ऐसे ही मिलेगा। इन विच ईयर केशवानंद भारती केस जो था ये 1973 का केस था, जिसमें बोली गई थी बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की बात की गई थी 1973। वो डिस्क्राइब द इंडियन फेडरल एज अ क्वासी फेडरल, ये बोला था केसी बेयर ने बोला था ये। आगे दिए गया असर्शन और रीजनिंग का क्वेश्चन, दो स्टेटमेंट हैं। कहता है प्रिंसिपल ऑफ द इक्वलिटी। देखो इसमें थोड़ा और बता देता हूँ मैं आपको, और भी दिए गए हैं इसमें। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात करें मॉरिस जोन्स ने बोला है। कंसेंसस एंड अकोमोडेशन की बात करें ग्रैनविल ऑस्टिन ने बोला गया। और कॉन्स्टिट्यूशन लॉन्ग टू रिजिड ये होगा जो आइवर जैनी ने बोला गया, तो ध्यान रखें। 32 की बात करें, दो स्टेटमेंटें दी गई हैं। सिंपल क्वेश्चन है, इक्वालिटी पे है। अटेनमेंट ऑफ सर्कमस्टांसेस, खुद पढ़ें इस क्वेश्चन को और आंसर लगा सकते हैं सी पार्ट। इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, यानी कि एक करेक्ट एक्सप्रेशन नहीं है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन की बात करें, देखो आर्टिकल 23 से लेकर 24 के अंडर में आता है, जिसमें ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बात की जाती है। अनटचेबिलिटी नहीं आता है, जैसे 17 का है, ठीक है। उसके बाद और बात करें इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी की बात करें, जी नहीं आता है। हाँ जी आता है, एम्प्लॉयमेंट चिल्ड्रन, यानी पहला और चौथा डी पार्ट। अगर रिट के बारे में आ गया, रिट के बारे में देखो मैं अभी पढ़ाया आपको कि हैबियस कॉर्पस के बारे में बताया, मैंडमस के बारे में बताया, एक्टिवेट करना, सैरिटी के बारे में बताया कि जहाँ पे वो उस केस को ले सकता है, प्रोबिशन के बारे में बताया, जो सारे और क्यू वारंटों के बारे में बताया। डी पार्ट है इस क्वेश्चन का। पंचायती राज सिस्टम इंडिया इज लेड ऑन किसके थ्रू, डीपीएसपी। इसके बारे में डिटेल बताया शुरू में मैंने। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फिक्स द टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ द मेंबर ऑफ द राज्यसभा 6 ईयर। हाँ, 1/3 मेंबर 2 साल के बाद आपको देखने मिलते हैं रिटायर। पार्लियामेंट के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंटेशन पीपल ऑफ द एक्ट 1951 में जो चीज़ें लिखी गई हैं और देखी गई हैं। कहता है लोकसभा इज़ नॉट अ परमानेंट हाउस, बिल्कुल ठीक। प्रेसिडेंट के पास अथॉरिटी है क्या करने की, लोकसभा को डिसॉल्व करने की, ठीक है, यानी बी पार्ट। दूसरा और तीसरा ठीक है, पहले वाला नहीं ठीक है। 5 साल आना, 6 साल देखा ना राज्यसभा एज अ 6 ईयर। हाँ, तो 1/3 मेंबर 2 साल के बाद देखने मिलते हैं उसमें। विप क्या है, एक पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए सिंबल डिसाइड करना कि किस तरह से उनको चलाना है, अपनी मनमानी ना करें। By which constitutional amendment 10 fundamental duty were added to the constitution of citizen, that is D part 42nd amendment देखने मिला था। विच आर्टिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को डायरेक्ट करता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, आर्टिकल 44 है वो। कौन सा, 44 आर्टिकल देखने मिलता है आपको, 44 आर्टिकल। और 51 की बात करें, आर्टिकल 51 क्या है, पीस की बात करता है, शांति की। 4040 की बात करें, 40 जो आर्टिकल है, ट्रिपल तलाक ये कहता है अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अनकॉन्स्टिट्यूशनल की कौन से केस में बोला गया था पता है, बड़ा न्यूज़ में चल रहा है, शायरा बानो केस, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट वाला है। आ गया आर्टिकल 54 की बात करें, जो किसकी बात करता है, क्या प्रेसिडेंट की बात करता है। तो देखो सुनो, इसमें जो लिखे गए हैं, आर्टिकल 54 इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट की बात करता है, और किस किस की, लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, यूटी जैसे दिल्ली और पुडुचेरी की बात करें। अंडर अमेंडमेंट कौन सा, 70th अमेंडमेंट 1992 ये भी पार्टिसिपेट करते हैं। वट स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात करें,
जे इसमें नॉमिनेटेड, जिसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। ए पार्ट। चीफ मिनिस्टर की बात करें, इसमें से कहता है जो मेंबर होता है प्राइम मिनिस्टर्स के इंटर स्टेट काउंसिल का, जो चेयरमैन होता है स्टेट प्लानिंग बोर्ड का। कौन सी स्टेटमेंट ठीक है? सी पार्ट। दोनों के दोनों बिल्कुल ठीक कह रहा है, दोनों दोनों बिल्कुल ठीक है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट भी तो प्रेसिडेंट के द्वारा देखने मिलती है, और आर्टिकल 155 में जो अपॉइंटमेंट होती है गवर्नर की प्रेसिडेंट के द्वारा वो देखने मिलती है। 164 आर्टिकल में अपॉइंटमेंट जो किसकी, सीएम की, वो गवर्नर के द्वारा देखने मिलती है। आगे क्वेश्चन हमारे पास, ग्राम न्यायालय। ग्राम न्यायालय क्या है? पेपर क्वेश्चन है भी। ग्राम न्यायालय प्रिजाइडिंग ऑफिसर या न्याय अधिकारी, इनको अपॉइंटमेंट करने की बात करता है, स्टेट गवर्नमेंट से कंसल्ट करना। कभी पेपर में क्वेश्चन आता है कि ये क्या सिविल कोर्ट को ही सुन सकते हैं या क्रिमिनल केसेस को सुन सकते हैं? जो सिविल और क्रिमिनल केस दोनों को सुन सकते हैं। ये पहली स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, दूसरी ठीक है, ठीक है। तो जानिए क्वेश्चन नंबर डी पार्ट, ऑल ऑफ दी अबव। हु वाज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जब पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इंट्रोड्यूस की गई थी एक इंडियन जुडिशियल सिस्टम में? उसमें बोलते पी.एन. भगवती, पी.एन. भगवती थी वो। इंपॉर्टेंट, ऑन द बिहाफ ऑफ द प्रेसिडेंट हु अमंग द फॉलोइंग होल्ड कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया की बात करें तो ये आपको फाइनेंस सेक्रेटरी ये देखने मिलता है, ठीक है, जिनको अपॉइंट करने का, जिनको हम क्या कहते हैं, और प्रेसिडेंट अगर ऑप्शन में लिखा होता तो वो आना था। बिहाफ की बात की थी तो यूनियन फाइनेंस सेक्रेटरी। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की बात करें, इनके बारे में क्या आएगा? इनकी इम्पीचमेंट की बात करें प्रेसिडेंट की, ये कहाँ से लिया गया? अमेरिका से, बताया मैंने शुरू में। प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाई लॉ, ऐसा पूछा होता तो ये लिया गया है जापान से। आर्टिकल 61 कहता है इम्पीचमेंट प्रेसिडेंट की 1/4 विटनेस, 14 दिन का समय। अगर ऐसा नहीं हुआ तो दोबारा से उसी सेम हाउस में वो बिल भेजा जाएगा, वहाँ से 2/3 मेजॉरिटी से उस बिल को पास करके राज्यसभा में भेजा जाएगा, फिर वो ये पूरा क्राइटेरिया चलेगा। विद रेफरेंस टू द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कुछ कमीशन लिखे गए हैं, देखो। रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट की बात करें, 14 स्टेट और 6 यूटी की बात हुई थी। ये 1948 में कौन से कमीशन में? दार कमीशन में। उसके बाद आगे बात करें, लैंग्वेज की बेस पे बात करें, आंध्र प्रदेश पहली स्टेट थी 1953 में, ये था फजल अली कमीशन, फजल अली कमीशन। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन याद रखना, यानी कि ए पार्ट 1 और 3, 2 वाला नहीं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंटेड अप आफ्टर सुपरसीडिंग 3 सीनियर जजेस, दैट इज वो कौन थे? एक बार ऐसा केस हुआ था, वो थे A.N. रॉय, याद रखें इसको भी। ये आता है आर्टिकल नंबर 124। कौन सा कमीशन जहाँ पे बनाया गया था स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी के लिए? वो था स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। और सेंट्रल स्टेट रिलेशन की बात करें, वो था सरकारिया कमीशन था वो। गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो काउंसिल था, कौन से टाइम आपको देखने को मिला? ये GST 279A आर्टिकल था वो, 279A आर्टिकल 2016 में देखने को मिला, ठीक है। और अमेंडमेंट कौन सा था? 101 अमेंडमेंट था ये। आ गया है लिस्ट में क्वेश्चन है, कॉन्करेंट लिस्ट जो ऑस्ट्रेलिया से ली गई हैं, ठीक है। सीक्वेंस कुछ जहाँ पे राज मनार कमेटी 1969 में सेंट्रल स्टेट रिलेशन की बात करता है, सरकारी कमीशन 1983 में सेंट्रल स्टेट रिलेशन की बात करता है, पहुंची कमीशन 2007 में देखने को मिला। ये भी सेम आपको देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल इमरजेंसी की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट
एक्ट सब्सिट्यूटेड द वर्ड आर्म्ड रिबेलियन फॉर इंटरनल डिस्टर्बेंस। वो था आपका 44th अमेंडमेंट। 44th अमेंडमेंट था वो, याद रखें 44th अमेंडमेंट। देखो 8th शेड्यूल के अकॉर्डिंग 92nd अमेंडमेंट 2002-3, इसमें एक लैंग्वेज कौन थी, वो बोडो ऐड की गई थी, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। हु अमंग द फॉलोइंग मूव द हिस्टोरिक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इन द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ इंडिया। कौन थे वो, जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील विद द लोकल गवर्नमेंट्स। लोकल गवर्नमेंट्स की बात कराए तो कौन सा शेड्यूल था वो लोकल गवर्नमेंट्स के लिए। तो ये भी अब यार बी पार्ट, यानी 2 और 3, 11 और 12th। 11th में पंचायत पढ़ाया मैंने आपको, और 12th में क्या है, म्यूनसिपलिटी। 12th में है म्यूनसिपलिटी की बात हमने की है इसमें, म्यूनसिपलिटी। आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर बात करें, इसमें एक 9th शेड्यूल की बात करें, इसमें पता किसकी बात की गई थी, लैंड रिफॉर्म। एक अमेंडमेंट किया गया था फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1951 का। और 11th शेड्यूल में मैंने बता दिया 73rd अमेंडमेंट वो था, ठीक है, पंचायत के बारे में बात की गई थी, जिसको इम्प्लीमेंट किया गया था 1993 में। इसमें टोटल 29 सब्जेक्ट थे। 12 शेड्यूल जो था म्यूनसिपलिटी की बात करता है, 74 अमेंडमेंट 1992। और जो 4th शेड्यूल जो लिखा गया है ये बात करता है राज्यसभा की सीट की बात करता है। तो क्वेश्चन का आंसर अपने हिसाब से ठीक कर देना आपने। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, हाउ मेनी जजेस आर इंक्लूडेड इन द कॉलेजियम फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द हाई कोर्ट। देखो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया +2 हाई कोर्ट के लिए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया +4 जो जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के लिए। तो ये इनको सभी को अपॉइंट प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। कौन सा आर्टिकल जहाँ पे क्या करता है, एम्पावर करता है हाई कोर्ट टू इशू रिट। 226 सुप्रीम कोर्ट होता तो 32। अनटचएबिलिटी की बात करें तो 17 आर्टिकल है इंपॉर्टेंट। 19 किसके लिए कहता है, प्राइवेसी की, ठीक है, चीज़ें हमने पढ़ी हुई हैं। स्टेट कैन इम्पोज रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन ऑन द फ्रीडम ऑफ मूवमेंट ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राउंड, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राउंड। तो ये ध्यान रखें, ए पार्ट इंटरेस्ट ऑफ द जनरल पब्लिक के लिए। पंचायत राज रिलेटेड टू 9th पार्ट में आता है। अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी टू वोट इन अ पब्लिक इलेक्शन। रिजर्वेशन ऑफ सीट फॉर अ वुमेन इन पंचायती राज बॉडी हैव द पॉलिटिकल एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन इज एसेंशियल फॉर द अचीवमेंट ऑफ डेमोक्रेसी। तो ये बातें इनके बारे में बोली जा रही हैं। कौन जहाँ पे एमरजेंसी में मेंशन नहीं किया गया है, डिसास्टर एमरजेंसी। राइट टू इक्वलिटी यानी कि सेम ट्रीटमेंट, किसी तरह का डिस्ट्रक्शन ना करना। सी पार्ट इनेबलिंग एनी एवरीवन टू हैव एन इक्वल अपॉर्चुनिटी टू अचीव वट एवर वन इज कैपेबल ऑफ, जिसकी डेफिनेशन है सही। द पार्लियामेंट कैन मेक लॉ फॉर द होल और एनी पार्ट ऑफ द इम्प्लीमेंटिंग इंटरनेशनल ट्रीटीज विदाउट द कंसेंट ऑफ एनी स्टेट। हाउ मैनी ऑडिट रिपोर्ट कैन सबमिट। देखो जो रिपोर्ट सबमिट की जाती है ना, ये करता है कैग अंडर आर्टिकल 148। ये कहाँ रिपोर्ट करता है सबमिट, प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट कहाँ, पार्लियामेंट में प्रस्तुत करता है, और पब्लिक अकाउंट कमेटी देखने को मिलती है जो इनको पब्लिश करती है। इसी कैग को हम आई एन एयर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन या गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। अकाउंट की रिपोर्ट जो देखने को मिलती है दैट इज एप्रोप्रिएशन अकाउंट, फाइनेंस अकाउंट, पब्लिक अंडरटेकिंग, सारा सारा जो लेखा देखा होता है जो प्रेसिडेंट के पास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसीज एक्ट एज द नेशनल सेंट्रल ब्यूरो। ये किस तरह की है, ये सीबीआई की तरह देखने को मिलती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की बात करें, देखो ये जो बॉडी बनाई गई थी ये 1964 में बॉडी बनाई गई थी। 1964 एक किस कमेटी के बेस पे बनाई गई थी, ये बनाई गई थी संतनम कमेटी। ध्यान रखना संतनम कमेटी के बेस पे ये बनाई गई थी, संतनम कमेटी। इसका जो टर्म है वो 4 साल का रहता है, जहाँ 65 ईयर याद रख सकते हो। ये नॉट एलिजिबल फॉर द एम्प्लॉयमेंट, प्रेसिडेंट रिमूव कर सकता है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को, ध्यान रखना है। प्रेसिडेंट कैन रिमूव सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, पार्लियामेंट लिखा है कैन रिमूव, पार्लियामेंट थोड़ी आएगा प्रेसिडेंट। सुनने में बड़ा आसान लग रहा है बट पेपर में क्वेश्चन आए तो ये अटैम्प्ट नहीं होते हैं, ध्यान रखें। कहता है 42nd अमेंडमेंट 1976 के अकॉर्डिंग क्या क्या जहाँ पे ऐड किया गया, दैट इज
फंडामेंटल ड्यूटी ऐड की गई है पार्ट 4A में 51A 36 से लेकर 51 आर्टिकल इसमें देखने को मिलते हैं। आज कुछ एक्ट दिए गए हैं। एक्ट की बात करें, एक्ट कौन कौन से हैं? देखो, ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करें जो एंड हो गई थी 1833 के एक्ट में। 1813 का जो एक्ट है इसमें क्रिश्चियन पंडित अपने आप को जो स्प्रेड कर रहे थे, 1 लाख एजुकेशन के ऊपर खर्च करने की बात की गई थी। चाइना ट्रेड खत्म हो गया था, सिर्फ टी ट्रेड था। 1833 के एक्ट में सब कुछ खत्म था। 1853 की बात करें, ओपन कंपटीशन रिक्रूटमेंट चल रही थी। और 1793 के एक्ट की बात करें, एडमिनिस्ट्रेशन अफेयर की बात की गई थी, जिसमें ब्रिटिश रेजिडेंट्स इनको हैंडल कर रहे थे। इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल इन DPSP कंटेन अ प्रोविजन फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन? फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन की बात करें, मैंने क्या पढ़ाया अभी, देखो जैसे इनकी बात करें वो है आर्टिकल नंबर 45, इसमें पढ़ा हुआ DPSP में। 38 जो आर्टिकल है ये कहता है वेलफेयर ऑफ द पीपल। 45 वाला बता दी मैंने, 0 से 6 साल के बच्चे के लिए एजुकेशन। 42 कहता है मैटरनिटी लीव के बारे में ये बोलता है। और 44 वाला यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बात करता है। तो ये इशू रिट की बात कर रहा है, लोअर कोर्ट यानी कि ट्रांसफ़र करने के लिए केस, पेंडिंग केस को जहाँ उसको ख़त्म करने के लिए, दैट इज सैरियरी, बिल्कुल ख़त्म कर देना, सैरियरी जी है। विद रेफरेंस टू वेरियस एक्ट रिलेटेड टू द प्रोबेशन एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन, ये कौन सा था ये जी? इसमें कुछ एक्ट लिए गए हैं। एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 1947 का नहीं है, 1947 का एक्ट नहीं, 1938 का एक्ट है, 1938 का एक्ट है। बाकी एक्ट ऐसे ही याद रखो, पहला वाला गलत है, बाकी बिल्कुल ठीक लिखा है, ठीक लिखा है, ठीक लिखा है, डेटें याद रखें इसके बारे में। पैराडाइज ऑफ लायर किसके द्वारा बोला गया था ये? आइबोर जानी के द्वारा। जैसे टू रिजिड टू लॉन्ग भी बोला गया। ABDC की बात करें, इंग्लैंड कॉन्स्टिट्यूशन अनरिटन है, ये कहा। KT शाह ने कहा था सेकुलरिज्म पार्ट है, जब मस्ट भी पार्ट होना चाहिए किसका? कॉन्स्टिट्यूशन का। और फ्रांसिस की बात करें, इसने कहा साइंटिफिक मेथड को थोड़ा इंक्रीज करें, ये कहा था। 76 क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में चले। कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट किसके लिए? जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। पहले तो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, ही शुड बी जज ऑफ द हाई कोर्ट फॉर 10 ईयर, 10 ईयर नहीं 5 साल तक होना चाहिए वो। 10 ईयर लिखा होता ना तो आगे पता क्या लिखना चाहिए था इधर? 10 ईयर एडवोकेट, 10 ईयर एडवोकेट, 10 ईयर एडवोकेट ऑन द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट जी, जहाँ पे आपका दूसरा गलत हो गया, तो आंसर आना पहला और तीसरा। नेक्स्ट है जुडिशल रिव्यू। देखो जुडिशल रिव्यू की बात करें, ये चेक करता है कि कॉन्स्टिट्यूशन कोई लॉ, कोई कानून कोई बना हुआ है जो कॉन्स्टिट्यूशन बेस पे है या अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इसको जुडिशल रिव्यू को जो लिया गया ना, ये अमेरिका से लिया गया है। फ्रांस की बात करें, फ्रांस से 3 बार लिए हैं, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी। और यूके से सिटीजनशिप लिया गया है। और एक होता है रिवाइजरी यूरिसडिक्शन। रिवाइजरी यूरिसडिक्शन की बात करें, ये किसके बारे में बात करता है? रिवाइजरी यूरिसडिक्शन ये बात करता है आर्टिकल 137 में बोलता है, जो कोई भी कानून बना हो उसको हम बदल सकते हैं, भाई बदल सकते हैं। आगे क्वेश्चन जो दिया गया स्टेटमेंट में कहता है आंध्र प्रदेश पहली स्टेट थी जहाँ पे पंचायती राज को असल में किया था ना। राजस्थान पहली स्टेट थी, वो नागौर डिस्ट्रिक्ट। राजस्थान फर्स्ट स्टेट थी, नागौर डिस्ट्रिक्ट, जहाँ पे पंचायती राज पहले देखने को मिला था। क्लियर, ये ध्यान है। तो इस क्वेश्चन का बी पार्ट क्या? 2 और 3, क्योंकि बलवंत राय कमेटी में ये 3 टायर पंचायती राज सिस्टम देखने को मिला था, कोऑपरेटिव सोसाइटी, पंचायत, म्यूनसिपलिटी। और स्टेट के पास इम्पावर टू ऑन पैटर्न ऑफ द पंचायती राज सिस्टम, यानी कि इस क्वेश्चन बी पार्ट 2 और 3। तो ये कुछ क्वेश्चन है। लोकायुक्ता की बात करें, क्रिएट किया गया, ठीक है, किसके लिए? महाराष्ट्र के लिए, पहले टाइम, फर्स्ट टाइम महाराष्ट्र स्टेट थी वो। विच ऑफ द फॉलोइंग कैबिनेट कमेटी इज नॉट चेयर बाय द प्राइम मिनिस्टर? सी पार्ट कमेटी ऑन पार्लियामेंट अफेयर। फंडामेंटल ड्यूटी पर इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ, दैट इज स्वर्ण सिंह कमेटी के बेस पे देखने मिलती हैं। कितने मेंबर नॉमिनेट किए जाते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल बाय द गवर्नर के द्वारा? 16। 73rd अमेंडमेंट डज नॉट अप्लाई टू द स्टेट। कौन सी स्टेट? डी पार्ट है, यानी 1, 2 और 3, 1, 2 और 3, नागालैंड, मिजोरम, तीनों, ठीक है। स्पीकर ऑफ द लोकसभा कैन रिजाइन बाई राइटिंग टू होम। कहता है लोकसभा का स्पीकर वो रिजाइन कर सकता है, रिटर्न में किसको लिख के? ये डिप्टी स्पीकर को। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट केम इनटू फोर्स इन विच ईयर? कब देखने मिला है आपको? ये आपको 2005 में देखने मिला। कितने सेशन पार्लियामेंट की यूजली हेल्ड इन द ईयर देखने मिलते हैं? 3 सेशन। BMW पढ़ाया मैंने अभी। स्टेट इलेक्शन कमीशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कहता है कंडक्ट करता इलेक्शन स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल पंचायत के लिए। और स्टेट इलेक्शन कमीशन को अपॉइंट और रिमूव किया जाता है उसके ऑफिस से गवर्नर के द्वारा। और स्टेट इलेक्शन कमीशन को जहाँ पे चेंज नहीं कर सकता आफ्टर दिस अपॉइंटमेंट। सी पार्ट 1 और 2। इसमें क्या है? 1 और 2 इसमें जो लिखा गया है ये गलत है। तीसरा कौन सा है? कहते हैं नॉट करेक्ट। करेक्ट कौन सी नहीं है? नॉट करेक्ट,
1 और 3 करेक्ट नहीं है, 1 और 3 करेक्ट नहीं है, बाकी दूसरी बिल्कुल ठीक है। तो ये क्वेश्चन थे आपके, जहाँ तक रखो उसको, बहुत क्वेश्चन हो गए हैं, इतना रखें, बाकी नेक्स्ट देखते हैं हम।